वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम प्लस टू का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इसके आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। हिंदी में इसलिए क्योंकि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने आंसर हिंदी में बनाए हुए हैं। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखे, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखे, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का मॉडल पेपर जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके सबसे फर्स्ट पार्ट पे चले तो आपको एमसीक्यू आएंगे। ट्रू फॉल्स बंद कर दिए हैं इस ईयर से, 12 नंबर के आपको एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हिंदी और इंग्लिश में दिया है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी कमांड जो है वो फाइल और डायरेक्टरी को और डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इसका सिंपली आंसर है जो आपका ए पार्ट है एलएस, और सेकंड है एलवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो ऑप्शन ए लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड और फोर्थ, आई थिंक फिफ्थ भी ले लिया साथ में, ओके। सो थर्ड है कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा कोर। फिर फोर्थ है जो पिक टूल है, ओके। सो पिक टूल है उसको हम क्यों यूज करते हैं या उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि सिलेक्ट, रिसाइज और रोटेट ये सारे काम हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी टू सी एक प्रकार का है, और सिक्स है पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो बी टू सी एक टाइप का ई कॉमर्स है, ओके। बाकी तो एग्जांपल्स है उसके। और पीएचपी इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेवंथ इज कमेंट और डीबीए का फुल फॉर्म। देखिए कमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वैसे का वैसे लिखा आएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। और डीबीए का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर अपडेट कमांड का यूज हम क्यों करते हैं, ओके। और ट्रिगर कितने टाइप के होते हैं। सो अपडेट, सिंपली अपडेट तो आपको पता है, अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है कि इसका आंसर मॉडिफाई होगा, ठीक है। अपडेट का यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। और ट्रिगर जो है वो थ्री टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है दोनों ही। तो इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब देखो ईमेल, ट्विटर और व्हाट्सएप इन सबको यूज करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से कम्युनिकेशन सर्विसेज हुई ऑनलाइन, जिस भी चीज के लिए इंटरनेट का यूज करें वो ऑनलाइन नहीं होती, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। और लास्ट है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड जो पैसे वगैरह सेंड हम करते हैं, तो कौन सा जो है वो सही नहीं है, तो नेफ्ट भी है, भीम भी है और आरटीजीएस भी होता है, तो सेफ्ट है जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, तो इसमें आपसे ये कमांड्स वगैरह पूछी हैं। कर्नल मतलब तीन तीन के नंबर है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तीन तीन मार्क्स के लिए है सारे क्वेश्चन, डिफरेंस है, ओके। ए के दो पार्ट है, बी के भी दो पार्ट है, दोनों में से एक करना है। और मैंने सारे सॉल्व कर दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्नल क्या होता है, ठीक है। सो कर्नल इज बेसिकली हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हार्ट होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे ये सारे काम को हैंडल करता है, किसी भी तरह का टास्क है, ठीक है। इनपुट आउटपुट देना या कोई चीज प्रोसेस करनी, सारे काम यही करता है। और कर्नल इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, और किसी भी एप्लीकेशन और आपके सिस्टम के हार्डवेयर के बीच में एक लेयर की तरह ये काम करता है, ठीक है। और जितने भी टास्क है लाइक डिस्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे लो लेवल के टास्क हैं, और इन सबको मैनेज करने का काम जो आपका कर्नल करता है, ठीक है। और जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो कर्नल जो है वो सबसे पहले लोड होता है, ठीक है। और ये जब तक रन होता रहता है जब तक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं होता, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखोगे तो काफी है। और इसमें इसके टाइप्स भी पूछे हैं, तो टाइप्स में पहले तो चलो हिंदी में देख लेते हैं। और टाइप्स लिखे हुए हैं आंसर, बट आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कर्नल, बाकी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। 3 नंबर में हम कितना लिखेंगे। सो हिंदी में लिखेंगे कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है, और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर से सभी ऑपरेशंस को संभालता है यानी कंट्रोल करता है। कर्नल एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ है, मतलब दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटरी या लेयर की तरह काम करता है, ओके। और जितने भी लो लेवल टास्क हैं
जो कि आपको पहले भी बताया है, डिस्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, इन सबको ये परफॉर्म करता है। और जब भी कोई सिस्टम शुरू होता है तो कर्नल पहला प्रोग्राम होता है जो कि बूट लोडर के बाद लोड होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होने तक ये मेमोरी में ही रहता है और अपना काम करता रहता है। नेक्स्ट इसके टाइप्स को देखें हम, तो इसके 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मोनोलिथिक कर्नल, मैक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल एंड देन एक्सो कर्नल। 3 नंबर का है, वैसे तो एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, बस इसको छोड़ो, भरे आप 5 नंबर का होता तब तो हम लिखते भी, 3 नंबर के लिए नहीं लिखना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर लॉ से आप क्या समझते हैं। देखो, साइबर लॉ की डेफिनेशन मैंने आगे लिखी है। सबसे पहले मैंने साइबर क्राइम बताया कि एक्चुअल में साइबर क्राइम होता क्या है। देखो, जिस भी गलत काम को करने के लिए, चाहे हम किसी के पैसे गलत जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या किसी का फेक अकाउंट बना रहे हैं, हम किसी को गालियां दे रहे हैं व्हाट्सएप इंस्टा पे कहीं पे भी, ठीक है, यानी कोई भी गलत काम जिससे किसी पर्सन को फाइनेंशियली, मेंटली या उसका रेपुटेशन किसी भी तरह से नुकसान होता है, और उन सबको करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम लाइक कंप्यूटर है, इंटरनेट है, या लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन सब का यूज करते हैं, किसी साइट्स का यूज करते हैं, तो वो सारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है। और वो लॉ जो इन क्राइम्स को रोकता है उसको बोलते हैं हम साइबर लॉ। ओके, यानी एनी लॉ दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए साइबर क्राइम, यानी ऐसा लॉ जो हमें बचाता है कोई भी साइबर क्राइम होने से, उसको बोलते हैं साइबर लॉ। तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन देखेंगे। साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क, यानी ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें हम कंप्यूटर और नेटवर्क का यूज करते हैं। कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड टू कमिट द क्राइम एंड इन मैनी केसेस इट इज आल्सो द टारगेट। अब देखो, इस क्राइम को करने के लिए हम कंप्यूटर और मोबाइल फोन का यूज करते हैं, और कई केसेस में कंप्यूटर और मोबाइल को ही हम टारगेट करते हैं, ठीक है। और crime may threaten a person, nation security, financial health, and any offenses committed against individual or group of individual to harm the reputation or cause any kind of physical or mental trauma through electronic means can be defined as a cyber crime। यानी ऐसे क्राइम जो किसी पर्सन, नेशन या उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए, या फिर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई कंपनी है, ठीक है, उनकी रेपुटेशन को हार्म करे, उनको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करे, या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए, तो वो सारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है। और साइबर लॉ पे चलते हैं हम। साइबर लॉ कवर ए ब्रॉड एरिया ऑनलाइन प्राइवेसी इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, यानी बहुत ही ब्रॉड एरिया को ये कवर करता है, जिसमें ऑनलाइन प्राइवेसी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी किस तरह की बात आप दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम नॉर्मली द लॉ ऑफ इंटरनेट बोलते हैं, इसको डिजिटल लॉ भी बोलते हैं। एंड any law or regulation which involve how people use smartphone, computer and other related technology is called cyber law। यानी ये वो लॉ है जो बताता है कि लोगों को किस तरह से अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर या और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो वो यूज करनी है। लाइक आप पब्लिकली किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, पब्लिकली किसी को मतलब उसका डिफेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब काम को रोकने के लिए साइबर लॉ यूज किया जाता है। इसका एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लीगल इशू रिलेटेड टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये उन इश्यूज को डिस्क्राइब करता है कि जिसमें हम किस तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इट इज अ रूल विच कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द साइबर एक्टिविटी एंड द सिक्योरिटी अंडर द साइबर स्पेस, यानी साइबर स्पेस के अंदर साइबर एक्टिविटीज और सिक्योरिटी को ये लॉ जो है वो कंट्रोल करता है। साइबर स्पेस में वो सब चीजें आ जाती हैं जो आप और हम लोग आजकल यूज करते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेबसाइट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये साइबर स्पेस के अंदर आती है। तो इन सब की एक्टिविटीज को या सिक्योरिटीज को कंट्रोल करना, ये सब हमारे साइबर लॉ का काम होता है। और नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज। सो फर्स्ट पॉइंट है लिनक्स में, देखिए हम, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है
विंडोज नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, विंडोज कॉस्टली, और इसका जो फाइल नेम है वो केस सेंसिटिव होता है, जबकि इसका फाइल नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। और लिनक्स प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन विंडोज, ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और रूट यूजर जो वो सुपर यूजर होता है और इसके पास आल सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होते हैं। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है जिसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होते हैं, यानी सारे राइट्स होते हैं इसके पास। और लिनक्स जनरली रन वेरी क्विकली, ये काफ़ी फास्ट होती है और ये जैसे जैसे यूज़ करते रहते हैं वैसे वैसे ये स्लो हो जाती है। ठीक है। और हिंदी में लिखे लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स फ्री होती है, विंडो महंगी होती है। इसका फाइल नेम केस सेंसिटिव है, इसका फाइल नेम केस सेंसिटिव नहीं है। लिनक्स विंडो की तुलना में अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, जबकि विंडो लिनक्स की तुलना में कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे रूट यूजर सुपर यूजर होता है और उसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होते हैं, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के पास कंप्यूटर के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं। आमतौर पर ये बहुत तेजी के साथ चलता है और विंडो लंबे समय तक, यानी जैसे जैसे इसका यूज करते रहेंगे वैसे वैसे ये क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। ओके, नेक्स्ट कमांड के बारे में देखते हैं। अब देखो फर्स्ट है, नाम से क्लियर है, मेक डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी बनाने के लिए उससे रिलेटेड कोई भी परमिशन वगैरह सेट करनी है, उसके लिए हम मेक डायरेक्टरी का यूज करते हैं। cpd इज फॉर कॉपिंग, ये pwt यानी ये हमें बताता है कि करंटली हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। और नेटस्टैट, ये नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उनको कैसे आपने शॉर्ट आउट करना है, उस सब के बारे में नेटस्टैट हमें बताता है। सो मेक डायरेक्टरी के बारे में सबसे पहले आप लिखोगे, वैसे तो देखो 3 नंबर का है, इसका फुल फॉर्म लिख दिया, थोड़ा सा सिंटैक्स लिख दिया तो आंसर हो जाएगा। ओके, बट फिर भी चलो आप ऐसे लिख लेना, मेक, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। एंड विद मेक डायरेक्टरी यू कैन आल्सो सेट परमिशन, क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी एट वंस एंड मच मोर, यानी आप एक से ज्यादा डायरेक्टरीज या डायरेक्टरी सिंपली डायरेक्टरीज आप इसमें बना सकते हो, परमिशन सेट कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत कुछ आप इसके द्वारा कर सकते हो। इसका एक सिंटैक्स है, जैसे मेक डायरेक्टरी ऑप्शन देन डायरेक्टरी नेम, और इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे मेक डायरेक्टरी लिखा और राम एक फोल्डर का नाम दे दिया मैंने। ओके, और नेक्स्ट है cp। You can use a cp command in Linux to copy file and directory from one location to another। बहुत ही सिंपल है, हिंदी में भी लिख लोगे आप सिंपली। ओके, फाइल और डायरेक्टरी को एक स्थान से यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कॉपी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सिंटैक्स है कॉपी ऑप्शन, फिर सोर्स और डेस्टिनेशन हमें बताना है। जैसे यहाँ पे cp a.text और b.text लिखा है, तो यहाँ पे a.text जो फाइल है उसका सारा कंटेंट जो है b.text में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट pwd और फुल फॉर्म प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, cp का फुल फॉर्म अच्छा लिखा हुआ है। ओके ओके, दिस कमांड प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी और सिंपली द डायरेक्टरी यूजर इज एट प्रेजेंट, यानी करंटली यूजर किस डायरेक्टरी में है उसकी इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेगा। सो इसका सिंटैक्स है pwd देन ऑप्शंस, और ये एग्जांपल्स है इसका। और नेक्स्ट है नेटस्टैट, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, और इट अलाउ यूजर टू डिस्प्ले द नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डायग्नोस वेरियस नेटवर्किंग इशू, यानी नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा और कोई भी इश्यूज है, कोई दिक्कत है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है वो सब भी ये दिखाता है हमें। ओके, और इसके पास और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डिटेल्स को रिट्रीव करने में भी हेल्प करता है। हिंदी में लिखोगे नेटस्टैट का फुल फॉर्म नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स है, और ये सब आप लिख सकते हो। ओके, और इसका सिंटैक्स है नेटस्टैट ऑप्शंस एंड देन नेटस्टैट ए यू डैश लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलवीएम से आप क्या समझते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। ओके, सो फर्स्ट पे आते हैं। देखो एलवीएम बेसिकली क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सर्वर होता है, कोई भी कंप्यूटर है, उनकी डिस्क को कैसे मैनेज करना है। लाइक आपने अपनी पार्टीशन नहीं बनानी है, पार्टीशंस को मर्ज करना है, किसी पार्टीशन का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ठीक है, तभी के तभी यानी ऑन डिमांड, तो उस सब के लिए हम एलवीएम का यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि एलवीएम जो है वो लॉजिकल वैल्यू वॉल्यूम मैनेजर होता है, ठीक है, जो कि क्रिएट और मैनेज करता है आपकी सर्वर की स्टोरेज को।
और ये बेसिकली एक अब्स्ट्रैक्ट लेयर की तरह काम करेगा आपके फिजिकल हार्ड ड्राइव और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। हिंदी में सिंपली आपने लिखना है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर आपको अपने सर्वर के स्टोरेज को बहुत उपयोगी तरीके से क्रिएट और मैनेज करने और पार्टीशन को ऑन डिमांड एंड रिमूव और रिसाइज करने की अनुमति देता है। और ये आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अब्स्ट्रैक्ट लेयर की तरह काम करता है। और इसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक फिजिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप एंड देन लॉजिकल वॉल्यूम। व्हाट इज माउंट पॉइंट? देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे लिनक्स है, विंडो 10 है, 7 है, 11 है, कोई भी विंडो है, ठीक है, जब भी उसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस की या स्टोरेज डिवाइस जो भी होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को जब हमें एक्सेस करना होता है तो उसको हम एक पार्टिकुलर पॉइंट या डायरेक्टरी से एक्सेस करते हैं, ठीक है। हमेशा वो वहीं पे आगे रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में जैसे सीडी रोम है, तो जब सीडी नहीं होती है अंदर, अभी तो चलो बंद ही हो गया, जब सीडी नहीं होती है तो तब भी वहां पे आइकन जो है वो बना रहता है, ठीक है। और जैसे सीडी डाल देते हो वो आइकन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और जो भी उसका साइज है, जैसे 700 MB की डिस्क है या 4 GB की डिस्क है, कितनी फिल है, कितनी एम्प्टी, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दिखाता है। यानी जब भी आप सीडी को डालोगे तो वहीं पे आपको वो दिखाई देगी, ठीक है। फिर आपका जो पेन ड्राइव होता है उसको आप लगाते हो तो वो भी एक पार्टिकुलर एरिया में वहां पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ड्राइव ही आता है, हर बार लगाते हो तो एफ ड्राइव ही शो करेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट होता है जो कि उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच नहीं है। यानी आपकी जो भी ड्राइव है, चाहे रूट ड्राइव है या अदर ड्राइव्स है, उनमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर नहीं होती है, ठीक है। सो इसमें लिखोगे ए माउंट पॉइंट इज अ डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम वेयर द additional information is logically connected from the storage location outside the operating system's root drive and partition। यानी ये एक डायरेक्टरी होती है आपके फाइल सिस्टम में जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी बाहर की इंफॉर्मेशन लाइक आपके पेन ड्राइव में आपके मेमोरी कार्ड या आपका सीडी रोम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपकी सीडी, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन आउटसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम रूट ड्राइव और पार्टीशन, यानी आपकी जो सी ड्राइव होती है बाय डिफॉल्ट रूट ड्राइव, और जो आपकी अदर ड्राइव है डी और ई, ठीक है, उनके बाहर की फाइल होती है, ठीक है। और इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि माउंट पॉइंट इज यूजुअली ए एम्प्टी डायरेक्टरी इन द करंटली एक्सेसिबल फाइल सिस्टम इन व्हिच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज माउंटेड और अटैच्ड। यानी ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी होती है जहां पे हम किसी बाहर के फाइल सिस्टम को एक्सेस करते हैं, उसको पहले माउंट करना पड़ता है तभी हम उसके डेटा को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं। जब तक वो माउंट नहीं होगा तब तक हम उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। So mount point is used as a root directory of the file system and that file system is accessible from that directory। और आपका जो भी पेन ड्राइव है उसका जो भी फाइल सिस्टम है वो वहीं उसी पॉइंट से एक्सेस होता है। सो माउंट पॉइंट फाइल सिस्टम एक डायरेक्टरी होती है जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट ड्राइव और पार्टीशन के बाहर स्टोरेज लोकेशन से लॉजिकली जुड़ी होती है। माउंट पॉइंट करंटली एक्सेसिबल फाइल सिस्टम में एक डायरेक्टरी होती है जो कि यूजली क्या होती है, एम्प्टी, मतलब जब पेन ड्राइव लगाएंगे तभी शो होगा, नहीं लगाएंगे तो खाली हो जाता है, यानी एम्प्टी डायरेक्टरी जिस पर एक एडिशनल फाइल सिस्टम को माउंट किया जाता है। माउंट पॉइंट का यूज फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी के रूप में किया जाता है और उस फाइल सिस्टम पर उस डायरेक्टरी से एक्सेस किया जाता है। यानी जो बाहर का फाइल सिस्टम है उसको उसी पॉइंट से क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, और उसको भी एक रूट डायरेक्टरी की तरह, मतलब हम उसी तरह से उसको ट्रीट करते हैं लाइक ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, उसी तरह से देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट व्हाट इज विंडो एंटी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सो पहले हिंदी में लिख लेते हैं। विंडो एंटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1993 जुलाई में रिलीज किया गया था। और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए यूज किया गया था और ये एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडो एनटी का पहला वर्जन जो था वो था विंडो 3.1 और इसे वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे विंडो एनटी इज अ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। Its first version was released in July 1993
The Microsoft Windows NT is an operating system designed for the client server network, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया था, और ये प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो एनटी जो था वो था विंडो 3.1 एंड इट वाज मेड फॉर द वर्कस्टेशन एंड सर्वर कंप्यूटर्स। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी वीडियो लिंक ऐड करूंगा उसको भी आपने देख लेना है, और उन सबको देख लेंगे तो आपके 60 में से 60 नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी भी मैंने 10th और +1 का वीडियोस डाला था, और उसमें जितने भी वीडियोस लिंक मैंने शेयर किए थे, अगर उन सबको सबने पढ़ लिया होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कोई वीडियो लिंक दिया है, उसको भी आपने जरूर देखना है। सो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ विंडो एनटी। इट डज नॉट यूज अप अ लॉट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, यानी ये सिस्टम के ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज नहीं करता है। इसको इंस्टॉल करना आसान है, और इट कैन बी यूज ऑन ओल्डर सिस्टम पे भी, हम इसको पुराने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। और बहुत तेजी से ऑपरेट होता है, मोर प्लीजिंग टू द आईज, और देखने में काफी बढ़िया लगता है। ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे बहुत सारे सिस्टम रिसोर्सेज का यूज नहीं करता है, इसको इंस्टॉल करना आसान है, इसे पुराने सिस्टम पर भी यूज किया जा सकता है। यूज करना मतलब फास्टर टू ऑपरेट, काफी फास्टली ऑपरेट होता है, और आंखों को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आगे से आगे आपको देखने को मिल रहे हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2003, 7, फिर 8 ऐसे ऐसे चलता था ना, तो वैसे ही जब ये आया तो देखने को काफी इंटरेक्टिव लगता था ये। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई है, जो अच्छी लगेगी वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो फर्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन फॉर ए नेटवर्क यूज, यानी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया था नेटवर्क के लिए यूज करने के लिए। तो शॉर्ट फॉर द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एनओएस इज द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज, यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम था जो क्या अलाउ करता था, मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, यानी बहुत से कंप्यूटर जो आपस में कम्युनिकेट करते थे, मैसेज सेंडिंग रिसीविंग, फाइल शेयर करता था, और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी एक दूसरे के साथ शेयर करता था। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो विंडो एनटी, विंडो सर्वर 2003, विंडो सर्वर 2008 एक्सेट्रा। हिंदी में लिखो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नेटवर्क यूज के लिए डिजाइन किया गया है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में एनओएस कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करना, फाइलें शेयर करना और हार्डवेयर डिवाइस एक दूसरे के साथ शेयर करना आदि की अनुमति देता है। और एग्जांपल्स हैं विंडो एनटी, विंडो सर्वर 2003, 2008 एक्सेट्रा। देखो ये तो हो गया एक डेफिनेशन। अगर ये भी नहीं लिखना तो एक बहुत सी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट दे रहा हूँ, कि जिसमें हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपली यूज करते हैं जितने भी नेटवर्क पेरिफेरल डिवाइसेस है, लाइक पेन ड्राइव या और कोई कंप्यूटर, हम सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए, लैन की तरह कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन ए सर्वर, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पे रन होता है। This operating system has such function by which computer, workstation and other devices are connected to the local area network. और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके कारण दूसरे कंप्यूटर और डिवाइसेस जो हैं एक लैन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। The main purpose of this operating system is to share the files, share applications, share database, printer, provide security, etc. and among many computers in the LAN. और इसका मेन पर्पस है एप्लीकेशन, फाइल, डाटाबेस, प्रिंटर और सिक्योरिटी को लैन के बीच जितने भी कंप्यूटर उन सबके साथ शेयर करना। और कुछ एग्जांपल्स तो ये आपने फिर से देख ली, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर पर रन होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे कि कंप्यूटर, वर्कस्टेशन या अन्य डिवाइस को लोकल एरिया से जोड़ा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य लैन में बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य फाइल शेयर करना, एप्लीकेशन शेयर करना, डाटाबेस शेयर करना, प्रिंटर शेयर करना और सिक्योरिटी उपलब्ध कराना एक्सेट्रा है। और ये एग्जांपल्स है। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ ड्राइंग कैसे क्रिएट करेंगे बिटमैप।
ओके, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है आगे। सो नेक्स्ट लिखेंगे कोरल ड्रॉ। ओके, सो कोरल कॉर्पोरेशन डेवलप्ड एंड रिलीज्ड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्रोग्राम अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर, यानी ये एक मतलब वेक्टर इमेजेस को एडिट करता है उस टाइप का ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज हम सिंपली करते हैं विजिटिंग कार्ड्स, लोगोज या बिग होर्डिंग्स बनाने के लिए। सो कोरल ड्रॉ इज बेसिकली एक ड्राइंग प्रोग्राम फ्रॉम द कोरल, यानी कोरल एक कंपनी है मेनली यूज टू क्रिएट द वेरिड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के डॉक्यूमेंट हम इसमें बना सकते हैं जिसकी रेंज दी गई है लाइक विजिटिंग कार्ड्स, एक स्मॉल विजिटिंग कार्ड से लेके बिग बिग होर्डिंग्स आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, इट इज वाइडली यूज टू क्रिएट वाउचर्स, लोगोज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, और वाउचर्स, लोगोज और एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा बनाने के लिए भी हम इस कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। कोरल ड्रॉ कम्स अलोंग विद अ बंडल ऑफ अदर टूल्स लाइक फोटो पेंट, ट्रेसर एक्सेट्रा, और इसमें और भी टूल्स और फीचर्स होते हैं जो कि इसको काफी यूजफुल बनाते हैं अपना किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो ड्राइंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड है, एक तो होता है एक ब्लैंक पेज और सेकेंडली बाय टेम्पलेट। ब्लैंक पेज में तो सारी डिजाइनिंग आपको खुद से करनी होती है और टेम्पलेट में एक प्री डिफाइंड डिजाइन होगा, उसको आपने थोड़ा सा एडिट मॉडिफाई करना है अपने तरीके से और आपका ड्राइंग तैयार। सो स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन टू ओपन ए न्यू ड्राइंग एंड ओपन ऑप्शन टू ओपन ए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्राइंग, यानी कोई ड्राइंग आपने नहीं बनाई है तो न्यू ऑप्शन का यूज करें, और पहले से बनी हुई है उसको यूज करना तो ओपन का यूज करें और उस फाइल को वहां पे ओपन करें। When you create a drawing using new option, a blank drawing page ऊपर appears। ओके, और जब भी आप न्यू पे क्लिक करोगे तो एक खाली पेज, ब्लैंक पेज ओपन होगा। When you use a template, a design page with pre-designed element and placeholder appears। जब टेम्पलेट का यूज करेंगे तो एक डिजाइन मतलब कोई भी पैम्पलेट या प्री डिजाइंड पेज आपके सामने दिखाई देगा और उसमें प्लेस होल्डर्स होंगे, लाइक आपको टेक्स्ट लिखने के लिए एरिया दिया गया होगा, पिक्चर ऐड करने के लिए एरिया दिया गया होगा, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। After you create a drawing, you can modify the size, orientation, layout, background of the drawing page। और जब आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो आप उसको किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक उसकी ओरिएंटेशन, लेआउट या साइज, बैकग्राउंड कुछ भी चेंज करना तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हिंदी में सिंपली लिखेंगे, नई ड्राइंग खोलने के लिए न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और पहले से मौजूद ड्राइंग खोलने के लिए ओपन ऑप्शन खोलें। जब आप न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो ब्लैंक ड्राइंग पेज दिखाई देता है। जब आप टेम्पलेट का यूज करते हो तो एक पूर्व डिजाइन किए गए एलिमेंट ऑफ प्लेस होल्डर वाला एक डिजाइन पेज दिखाई देता है। ड्राइंग बनाने के बाद आप ड्राइंग पेज के साइज, ओरिएंटेशन, लेआउट और बैकग्राउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट मैप एंड वेक्टर इमेजेस। इसके भी मैंने दो आंसर किए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो आपने लिख लेना है। सबसे पहले बिट मैप पे चले, ये बिल्कुल सिंपल है। ओके, मतलब इसके पॉइंट्स कम है तो इसमें आप लिखोगे सबसे पहले बिट मैप में मेड अप ऑफ पिक्सल इन ए ग्रिड, सेकंड है रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, थर्ड लॉसेस क्वालिटी व्हेन रीसाइज्ड, रिस्ट्रिक्टेड टू अ रेक्टेंगल, यानी ये रेक्टेंगल शेप में ही रहता है, ये वेब फ्रेंडली होता है। और फाइल टाइप्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास GIF, JPG, PNG, PSD एंड TIFF। वेक्टर की बात करें, मेड अप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट रहता है, मे बी स्केल्ड टू एनी साइज, किसी भी साइज में इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और ये प्रिंट फ्रेंडली होता है। इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें फाइल टाइप्स आ जाएंगे .eps, AI एंड CDR। सेकंड डेफिनेशन है, इसमें आप लिखोगे पिक्चर्स आर पिक्सल बेस्ड, और यहाँ पे लिखोगे शेप्स आर मेड थ्रू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, द डायमेंशंस एंड रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज आर फिक्स्ड, और उसके लेंथ और विड्थ मतलब साइज वो फिक्स रहता है, कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज, आप किसी भी साइज में उसको ढाल सकते हो। द लार्जर द साइज ऑफ ए इमेज, द लार्जर इज द फाइल साइज विल बी, यानी जितना साइज या क्वालिटी इमेज की होगी उतना ही इसका साइज ज्यादा होगा, एंड इसका फाइल साइज है वो स्मॉल होता है।
और इसमें फाइल फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी एक्सेट्रा, और उसमें एआईसीडीआर, एसवीजी। कॉमन रास्टर सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोटोशॉप और यहाँ पे कोरल ड्रॉ, ये पेंटिंग के लिए परफेक्ट है और ये ड्राइंग के लिए परफेक्ट है। हिंदी में आप लिखोगे पिक्चर जो है वो पिक्सल बेस्ड होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए शेप्स बनते हैं, इमेज का रेजोल्यूशन एंड डायमेंशंस फिक्स्ड रहता है, इसे किसी भी आकार में स्केल किया जा सकता है। इमेज का आकार जितना बड़ा होगा फाइल की साइज भी उतनी बड़ी होगी, फाइल साइज छोटा होता है। फाइल फॉर्मेट जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, पीएसटी, और यहाँ पे एआईसीडीआर, एसवीजी। कॉमन रास्टर सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, इधर कोरल ड्रॉ पेंटिंग के लिए परफेक्ट है और ये ड्राइंग के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू एंटर ए टेक्स्ट इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट एंटर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सो देयर आर द टू टाइप ऑफ टेक्स्ट यू कैन ऐड टू ए डिजाइन। एक आर टेक्स्ट होता है और एक पैराग्राफ टेक्स्ट होता है। आर टेक्स्ट होता है, स्मॉल लाइंस होती हैं, और पैराग्राफ टेक्स्ट में हम ज्यादा मतलब ज्यादा लेंथी टेक्स्ट जो हम उसमें लिखते हैं। So artistic text can be used to add short line of text to which you can apply a wide range of effects such as drop shadows। मतलब छोटी छोटी लाइंस ऐड करने के लिए हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे, जिसमें हम अलग अलग मतलब वाइड रेंज ऑफ फीचर जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसका एक एग्जांपल दिया जैसे ड्रॉप शैडोज। ओके। सेकंड है पैराग्राफ टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर लार्जर बॉडी ऑफ द टेक्स्ट दैट हैव हायर फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट। यानी जब हमें लेंथी पैराग्राफ लिखना है, काफी ज्यादा टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज करेंगे, जो कि मतलब उसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। सो हिंदी में लिखोगे आप किसी डिजाइन में दो प्रकार के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आर टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट। सो आर्टिस्टिक टेक्स्ट का यूज टेक्स्ट की छोटी लाइंस को ऐड करने के लिए किया जाता है, जिसमें आप ड्रॉप शैडो जैसे इफेक्ट की एक वाइड रेंज अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज टेक्स्ट की लार्जर बॉडी के लिए किया जा सकता है, जिनकी फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट जो वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू लॉक और अनलॉक एन ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट पे जाना है, फिर क्लिक ऑब्जेक्ट, फिर लॉक और लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। या फिर आप सिंपली करोगे यू कैन लॉक एन ऑब्जेक्ट बाय राइट क्लिक इट देन क्लिकिंग लॉक ऑब्जेक्ट, यानी राइट क्लिक करना है किसी ऑब्जेक्ट पे और फिर लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। या फिर यू कैन आल्सो लॉक एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग द लॉक आइकन बिसाइड द ऑब्जेक्ट नेम, यानी ऑब्जेक्ट नेम के अंदर भी आप लॉक आइकन को वहां पे ऑब्जेक्ट डॉकर से लॉक करके इसको लॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लिक ऑब्जेक्ट फिर लॉक पे जाना है, देन क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग। लॉक के अंदर होगा आपके पास अनलॉक ऑब्जेक्ट या अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट। सबको करना है तो ऑल कीजिए, किसी एक को करना है तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करिए और अनलॉक करिए। यू कैन आल्सो अनलॉक एन ऑब्जेक्ट बाय राइट क्लिकिंग इट देन क्लिकिंग अनलॉक ऑब्जेक्ट, यानी राइट क्लिक करना है और वहां पे अनलॉक ऑब्जेक्ट ऑप्शन होगा, वहां पे आपने क्लिक कर देना है। या फिर यू कैन आल्सो अनलॉक मल्टीपल लॉक्ड ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग इन सेकंड कॉलम इन द ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए, कोई भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऊपर वाला लिख लो, खत्म करो बात, ठीक है। 3 नंबर का ये ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वैम्प सर्वर। सो वैम्प सर्वर बेसिकली एक पैकेज होता है जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, विंडो, अपाची, ओके, ये सब देखने को मिलता है उसमें। मतलब ये डायनेमिक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय वेब सर्वर। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज, अपाची, माईएसक्यूएल एंड पीएचपी, इन सबको कंबाइन करके बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। सो वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपर यूज टू क्रिएट द डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। It allows you to set up web server on their local machine to test website in complete development environment। देखिए किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन करने से पहले उसको कंप्लीटली चेक करना है कि जब उसको ऑनलाइन करेंगे तो वो कैसे वर्क करेंगे। तो वो सब करने के लिए हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई वेबसाइट या कोई वेब
एप्लीकेशन कैसे रन होगी ऑनलाइन करने के बाद, वो सब फंक्शनैलिटी हम अपने सिस्टम पे ही, एक लोकल सिस्टम पे ही देख सकते हैं। तो इसलिए ये कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। किसी भी एप्लीकेशन और वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले ये हमें दिखाता है कि कैसे ये वर्क करेगी, ओके, और इसमें किस तरह का मॉडिफिकेशन करना है। देखो, जो भी +2 के स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हुए हैं उनको मैंने PHP पे कोडिंग करना दिखाया हुआ है, वेब सर्वर का कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने उनको दिखाया हुआ है, ठीक है। सो हिंदी में लिखेंगे, वेब का फुल फॉर्म ये है क्योंकि इन चारों से जोड़ता है। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका यूज डेवलपर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। ये आपको कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वेबसाइट का टेस्ट करने के लिए उनकी लोकल मशीन पर वेब सर्वर स्थापित करने की अनुमति देता है। यानी ये सर्वर आपको लगेगा जैसे एक सर्वर इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, और वहीं पे आप उन साइट्स और एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट यू मीन बाय वेरिएबल इन PHP। सो PHP में देखो, वेरिएबल बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन होता है जिसका यूज करते हैं हम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ओके। हमारे प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज हम स्टोर करेंगे, उनको स्टोर करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल, और ये बेसिकली नेम्ड लोकेशन होती है। सो वेरिएबल इज अ स्टोरेज एरिया व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द data. Variable contain data which can be changed at any time during the program execution. और इसमें हमारे वेरिएबल्स में डेटा स्टोर रहते हैं जो कि जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वैसे वैसे उनकी वैल्यूज को भी चेंज करता रहता है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कोडिंग कैसे लिखी हुई है। आफ्टर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इट इज गिवन ए वैल्यू। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो फिर हम उसमें वैल्यूज को ऐड करते हैं, और इट्स वैल्यू इज गिवन बाय द इक्वल साइन, और इनकी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इक्वल का निशान करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 5, सो x जो है वेरिएबल का नाम है और 5 वैल्यू है। वैसे ही a वेरिएबल नेम है और 10 उसमें हमने वैल्यू स्टोर की हुई है। बिफोर एवर यूजिंग ए वेरिएबल इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड, यानी कभी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने से पहले या उसको यूज करने से पहले पहले उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एरर देगा कि मतलब जैसे ए वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि ए इज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके। सो हिंदी में लिखोगे, वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल डाटा को कंटेन किए रहते हैं जिसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी भी बदला जा सकता है, यानी उसका जो डाटा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकता है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इसमें वैल्यू दी जाती है, और इस वैल्यू को देने के लिए हम इस इक्वल निशान का यूज करते हैं। ये एग्जांपल्स है, और कभी भी वेरिएबल का प्रयोग करने से पहले इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस एंड डीबीएमएस। देखो, डाटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें चाहिए होती है, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, एड्रेस हो, फोन नंबर, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और डीबीएमएस बेसिकली दो चीजों को मिला के बनता है। एक बनता है डाटाबेस, और सेकेंडली बनता है वो प्रोग्राम जिनके द्वारा हम डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो डाटाबेस इज बेसिकली स्टोरेज लोकेशन जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं और वहीं से हम डेटा को उठाएंगे। और डीबीएमएस क्या है, डाटाबेस से डाटा को एक तो उठाना है, यानी जहां से डीबीएमएस डाटा रिट्रीव कर रहा है और जिस डाटा को वो मॉडिफाई कर रहा है या डिलीट कर रहा है, तो वो डाटा कहां से आएगा, डीबीएमएस से, सॉरी डाटाबेस से आएगा, ठीक है। और उस डेटा को डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, उसके लिए उसको कोडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी उस प्रोग्रामिंग और डाटाबेस को मिला के बनता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, डाटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किए जा सके। यानी डाटाबेस में कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जिसको इस तरह से स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। डाटाबेस में हम क्विकली और आसानी से डिजायर्ड डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे आप किसी भी तरह के डेटा को आसानी से और बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। Database is a collection of information which is organized in such a way that the information may be easily accessed, managed and updated. The database information का collection जिसको इस तरह से organize किया जाता है
कि उस इंफॉर्मेशन को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। And in the database we can quickly and easily select the desired data. So next, इसकी हमने दो डेफिनेशन बनाई हुई है इंग्लिश में। पहले हिंदी में देखेंगे। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम का कलेक्शन है, इनमें हम प्रोग्रामिंग भी यूज करते हैं जिसके द्वारा डेटाबेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब डाटाबेस से रिलेटेड टास्क जितने भी हैं, ये डेटाबेस मैनिपुलेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है। डेटाबेस मैनेज सिस्टम मूल रूप से प्रोग्राम का एक कलेक्शन है जो यूजर को उनकी जरूरतों के अनुसार डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम बनाता है। डीबीएमएस प्रोग्राम और डेटा के बीच एक लेयर है, और प्रोग्राम जो है वो डीबीएमएस को एक्सेस करते हैं और जो बाद में डेटा को एक्सेस करते हैं। इंग्लिश में लिखोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली a collection of programs that enable user to store, retrieve and extract information from a database as per their needs. DBMS is a layer between programs and data. Program access the DBMS which access the data. और इसका सेकंड डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, a database management system is a software system. It allows access to the data in a database, यानी इसके द्वारा हम database के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो लास्ट की लाइन जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहा था, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड डाटा। ओके, इंटररिलेटेड डाटा मतलब वो डाटा जो डाटाबेस के अंदर स्टोर है टुगेदर विद द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और डाटाबेस के साथ ही वो प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोस डाटा, यानी डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको कैसे एक्सेस, मॉडिफाई, डिलीट करना है हमने, तो उन दोनों को मिला के हमारा डीबीएमएस बनता है। कि नेक्स्ट प्रोग्राम है इवोनॉट कोड। पहले स्मॉलर देन निशान, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू दी हमने 5, फिर इफ लिखेंगे $a%2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे a की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तब इसका आउटपुट आएगा a इज एन इवन नंबर, और अगर 0 नहीं आएगा तो इसका आंसर आएगा a इज एन ऑड नंबर। तब देखो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा इज a इज एन ऑड नंबर। अब यहाँ पे जो a लिखा है इसके साथ अगर हम डॉलर लगा दें तो ये 5 प्रिंट करेगा, फिर a नहीं लिखेगा, फिर लिखेगा 5 इज अ इवन नंबर या फिर 5 इज एन ऑड नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेबल क्या होता है, कैसे एसक्यूएल में क्रिएट करेंगे, माई एसक्यूएल क्या है, इसके फीचर्स, पीएचपी इसके एडवांटेजेस, और गेट एंड पोस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले टेबल पे आ जाते हैं। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। देखो टेबल बेसिकली उसमें रोज और कॉलम होती हैं, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और ये प्रॉपर तरीके से, जैसे नेम के नीचे नेम, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, प्रॉपर तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। हिंदी में इस तरह से लिखोगे, टेबल रोज और कॉलम का एक कलेक्शन है, इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके यानी ऑर्गेनाइज मैनर से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब एसक्यूएल में टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डाटाबेस, यानी डाटाबेस के अंदर क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करके हम डेटाबेस को बना सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, और नीचे एग्जांपल दी है 1 2 3। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गया। अब इसके आगे हम टेबल कैसे क्रिएट करना है, पहले सिंटैक्स पे चले। सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल नेम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्रिएट टेबल और टेबल नेम हमने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय, फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और फिर उसके बाद हमें जैसे कॉलम 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी कॉलम हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। और नीचे ये एग्जांपल दिए गए यहाँ पे, जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, ऊपर लिखे कॉलम 1 2 3, ये सिंटैक्स है, ठीक है, और नीचे उसका एग्जांपल है, कॉलम 1 की जगह एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। समझ में आ रहा है? फिर आगे लिखेंगे डाटा टाइप। ओके, डाटा टाइप तो यहाँ पे इंट लिख दिया, या वेर कैर, और यहाँ पे भी वेर कैर, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमीकोलन आएगा। ओके,
तो ये बताएगी कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज MySQL? सो एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस है, ये एक टाइप का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, MySQL is a leading open source database management system. It is a multi-user, multi-threaded and database management system, और ये multi-user, multi-threaded database management system है। And MySQL is especially popular on the web, और वेब के ऊपर विशेष रूप से ये पॉपुलर है, यानी वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो MySQL इज अ डाटाबेस सिस्टम यूज्ड ऑन द वेब, इसको हम वेब के ऊपर यूज करते हैं, ऐसा डाटाबेस सिस्टम है। एंड MySQL इज अ डाटाबेस सिस्टम दैट रन ऑन ए सर्वर, यानी डाटाबेस सिस्टम है जो सर्वर पे रन होगा, और स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये काफी फास्ट है, रिलायबल है, और इसको यूज करना आसान है उनके लिए जिनको ये सब कोडिंग आती है, सबके लिए नहीं। ओके, और स्टैंडर्ड एसक्यूएल यूज करता है ये, मतलब उसी तरह के सिंटैक्स होते हैं इसमें। और MySQL कंपाइल्स ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकता है, इसकी एप्लीकेशंस रन हो सकती है और इसको भी हम यूज कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड और यूज करना फ्री है। ठीक है, MySQL इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय Oracle कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया, और वही इसको रिलीज करता है, वही इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। हिंदी में लिखोगे, MySQL वेब पर उपयोग किए जाने वाला एक डाटाबेस सिस्टम है। MySQL एक डाटाबेस सिस्टम है जो कि सर्वर पर चलता है। MySQL छोटे और बड़े दोनों एप्लीकेशंस के लिए आइडियल है। MySQL बहुत तेज, विश्वसनीय और उपयोग में आसान है। MySQL स्टैंडर्ड एसक्यूएल का यूज करता है। MySQL कई प्लेटफॉर्म पर कंपाइल्स होता है। MySQL डाउनलोड और उपयोग करने के लिए फ्री है। MySQL को Oracle कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप, डिस्ट्रीब्यूट एंड सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज PHP? तो देखो, सबसे पहले इसको फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। ये एक सर्वर साइड की लैंग्वेज है जिसे वेब डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो कि वेब पे, यानी जिनका रन करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। The HTML and CSS code of a website can be seen, but the PHP code can't be seen by the user because its code always reside in a server and never reaches the client system. क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट हमने बनाया है PHP का यूज कर रहे हो, उसमें हम HTML और CSS का यूज भी करते हैं, तो आप उस वेब पेज पे HTML और CSS का यूज तो कोड तो देख सकते हो, बट इसका कोड नहीं देख सकते, क्योंकि इसका कोड हमेशा सर्वर पे ही रहता है, वहीं पे रन होता है, और क्लाइंट सिस्टम पे सिर्फ इसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो क्लाइंट पे कभी भी इसका कोड जो आप नहीं देख सकते। PHP is a very powerful language and today millions of websites on the internet are using PHP, और ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और बहुत सारी वेबसाइट्स जो इंटरनेट पे इसका यूज करते हैं। हिंदी में लिखोगे, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। किसी वेबसाइट के HTML और CSS कोड को देखा जा सकता है, लेकिन PHP के कोड को यूजर देख नहीं सकता, क्योंकि इसका कोड हमेशा सर्वर में रहता है, वहीं पे रन होता है, कभी भी क्लाइंट के सिस्टम तक नहीं आता है। PHP एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और आज इंटरनेट पर मौजूद लाखों वेबसाइट PHP का उपयोग कर रहे हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो PHP इज फ्री एंड ओपन सोर्स। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होता है इसके द्वारा बनाए वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। इट्स सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, सो इट कैन बी लर्न वेरी इजीली। इसके सिंटैक्स बहुत आसान होते हैं और उसको सीखना काफी मतलब इजी होता है। इट्स एग्जीक्यूशन स्पीड इज फास्ट, क्योंकि ये सर्वर पे ही इसका मतलब एग्जीक्यूशन होता है, तो क्लाइंट पे काफी स्पीडली इसके कोड या जो कुछ भी है काफी फास्ट रन होता है, और इसके पास पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट होता है। कंपैटिबल फॉर बोथ अपाची एंड IIS सर्वर, यानी ये दो टाइप के सर्वर हैं, दोनों के लिए ये, इन दोनों के साथ काम करने में ये कंपैटिबल है। नेक्स्ट है PHP फ्री और ओपन सोर्स है, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, इसलिए इसे बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। इसका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होता है। पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट, और अपाचे और IIS दोनों तरह के सर्वर के लिए ये कंपैटिबल है।
कि व्हाट यू मीन बाय गेट एंड पोस्ट मेथड। ओके, ये ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए हम एक फॉर्म के डाटा को एक जगह से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सेंड करते हैं। ये दोनों मेथड वही हैं। सिंपली क्या होता है कि एक मेथड सिक्योर है और एक सिक्योर नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम गेट मेथड की बात करें तो इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम ए फॉर्म विद अ गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन। यानी गेट मेथड के द्वारा इंफॉर्मेशन जब एक फॉर्म से किसी दूसरी जगह पर सेंड की जाती है तो वो इंफॉर्मेशन हर कोई देख सकता है, ठीक है। गेट आल्सो हैज अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंड एंड इट्स अबाउट 2000 कैरेक्टर्स। गेट मेथड में कितनी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट है 2000 कैरेक्टर तक। However, because the variable are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये डिस्प्ले होते हैं आपके यूआरएल में, तो इसलिए उसको बुक मार्क करना इजी रहता है, ठीक है। दिस कैन बी यूजफुल इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस में तो यूजफुल है, बट गेट में बी यूज फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव डाटा। किसी भी तरह का सेंसिटिव डाटा हम इसमें सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उस डाटा को जिसे हमें सेंड करना है वही देखे, कोई और देख पाएगा तो वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन सेंसिटिव डाटा को सेंड करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। गेट शुड नेवर बी यूज फॉर सेंडिंग पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इस मेथड का यूज कभी भी पासवर्ड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए नहीं करना चाहिए। हिंदी में लिखेंगे गेट मेथड के साथ एक प्लेटफॉर्म से भेजी गई इंफॉर्मेशन सभी के लिए विजिबल होती है, और गेट में भेजे जाने वाली इंफॉर्मेशन की मात्रा की भी लिमिट होती है, जो कि लगभग 2000 कैरेक्टर है। हालांकि क्योंकि वेरिएबल यूआरएल में डिस्प्ले होते हैं इसलिए पेज को बुक मार्क करना संभव है। कुछ केसेस में ये यूजफुल हो सकता है, बट गेट का यूज कोई भी नॉन सेंसिटिव डाटा को सेंड करने के लिए किया जाना चाहिए। सिर्फ पासवर्ड और अन्य सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए गेट इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना चाहिए। What is post method? Okay, the information sent from a form with the post method is invisible to other and has no limit on the amount of information to send। अब देखो इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है वो सभी के लिए विजिबल नहीं होती है, ठीक है, और इसके पास ना ही लिमिट होती है कि कितने कैरेक्टर जो है आप सेंड कर सकते हो, यानी आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी कैरेक्टर सेंड कर सकते हो और उनको कोई दूसरा देख भी नहीं सकता है। However, because the variable are not displayed in the URL, it is not possible to bookmark the page। क्योंकि ये वेरिएबल बुकमार्क पे शो हो गए नहीं तो इनको सॉरी यूआरएल पे डिस्प्ले हो गए नहीं तो इसको बुकमार्क करना पॉसिबल नहीं है। डेवलपर प्रेफर पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डाटा, और किसी भी फॉर्म डाटा को सेंड करने के लिए डेवलपर जो है इसी मेथड का यूज करते हैं। हिंदी में लिखोगे पोस्ट मेथड से किसी फॉर्म से भेजी गई इंफॉर्मेशन दूसरों के लिए इनविजिबल होती है और इंफॉर्मेशन सेंड की मात्रा में कोई लिमिट नहीं होती, यानी कितनी भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं। क्योंकि वेरिएबल यूआरएल में प्रदर्शित नहीं होते इसलिए पेज को बुकमार्क करना संभव नहीं है। फॉर्म डाटा भेजने के लिए डेवलपर पोस्ट मेथड को ही प्रेफर करते हैं। ये आ गया आपका 6 क्वेश्चन लास्ट 5 नंबर के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पीएल एसक्यूएल, एक्सप्लेन द पीएल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर। देखो जब भी ये +2 में जब भी ये यूनिट पढ़ाई है दोनों के लिए अलग से डेफिनेशन दी है, और मैंने स्टूडेंट को हमेशा बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछे जाता है व्हाट इज पीएल एसक्यूएल, ओके, एक्सप्लेन, और कई बार पूछे जाता है एक्सप्लेन द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ पीएल एसक्यूएल। तो दोनों के अलग अलग आंसर हैं, ठीक है। जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि इन दोनों के अलग अलग आंसर लिखने हैं, एक आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएल एसक्यूएल। सो पीएल एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये सिंपली इसका फुल फॉर्म है। पीएल एसक्यूएल इज अ सुपर सेट ऑफ एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल जैसे हम यूज करते हैं ये उसी का सुपर सेट है जिसमें हम प्रोग्राम लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। और PL SQL is a block structure language that enable developer to combine the power of SQL with procedural statements। यानी PL SQL एक ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसमें हम SQL के साथ प्रोसीजरल स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। PL SQL ऑफर मॉडर्न इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ये कुछ नई तरह के फीचर्स हैं जिनको
पीएल एसक्यूएल जो है वो प्रोवाइड करता है। हिंदी में लिखोगे पीएल एसक्यूएल का मतलब है प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। पीएल एसक्यूएल एसक्यूएल का एक सुपर सेट है। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो डेवलपर को एसक्यूएल की पावर को प्रोसीजरल स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करने में सक्षम बनाता है। पीएल एसक्यूएल ये कुछ मॉडर्न फीचर्स हैं लाइक इनकैप्सुलेशंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, पीएल एसक्यूएल हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, यानी इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। और पीएल एसक्यूएल ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अप टू 3 सेक्शंस। इसके 3 सेक्शन होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स भी बनता है। ट्रू फॉल्स आएगा नहीं, एमसीक्यू बन सकता है कि जैसे इसके कितने सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आता है डिक्लेयर सेक्शन, और ये हमें वेरिएबल, कर्सर, कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करने की अनुमति देता है, यानी इसमें हम वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड होता है बिगिन, जो कि मैंडेटरी, ऊपर वाला ऑप्शनल होता है जहाँ पे डिक्लेयर करें चाहे ना करें, और सेकंड जो होता है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट और पीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट आती है। फिर आता है एक्सेप्शनल, ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसमें जब कभी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आनी होती है, ठीक है, तो जब कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा तो हमें एरर का पता नहीं चलेगा, यानी किस तरह से किसी एरर को हमें हैंडल करना है, तो वो सब इसमें हम इसका यूज करते हैं एक्सेप्शन का। और एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, यानी ये बताता है कि यहाँ पे आपका जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक जो प्रोग्रामिंग है वो खत्म हो चुकी है। हिंदी में लिखोगे पीएल एसक्यूएल ब्लॉक की एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में अधिकतम 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है डिक्लेयर, जिसमें आप लिखोगे यहाँ पे हम मेमोरी, वेरिएबल, कांस्टेंट, कर्सर आदि डिक्लेयर करते हैं। फिर बिगिन जो मैंडेटरी सेक्शन होता है इसमें हम मेन कोडिंग रखते हैं। फिर एक्सेप्शन ये ऑप्शनल होता है, जिसमें हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एरर्स को हैंडल करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर एंड ये भी मैंडेटरी होता है, जो कि पीएल एसक्यूएल बताता है कि यहाँ पे खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर एंड कर्सर। तो इसके लिए आप लिखोगे सिंपली पहले कर्सर में, इट इज अ पॉइंटर व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल द कॉन्टेक्स्ट एरिया एंड आल्सो टू गो थ्रू द रिकॉर्ड इन द डाटाबेस, यानी ये एक पॉइंटर की तरह काम करता है जो कि कॉन्टेक्स्ट एरिया को कंट्रोल करेगा और ये डाटाबेस के रिकॉर्ड को भी, मतलब कैसे उसके पास पहुंचना, एक्सेस करना है, वो सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज अ प्रोग्राम व्हिच गेट्स एग्जीक्यूटेड इन रिस्पांस टू द अकरेंस ऑफ सम इवेंट, जब कोई इवेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके रिस्पांस में ये एग्जीक्यूट होता है। A cursor can be created within a trigger by writing a declare statement inside the trigger, और कर्सर को क्रिएट किया जाता है ट्रिगर के अंदर by declare statement के अंदर inside the trigger. A trigger can't be created within a cursor. ट्रिगर को हम कर्सर के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। It gets created in response to the execution of SQL statement, thus it is not previously stored. क्योंकि ये किसी रिस्पॉन्स के मतलब रिस्पॉन्स वगैरह जनरेट करना हो तभी हम इसका यूज करते हैं, इसलिए ये पहले से स्टोर नहीं होता है और ये पहले से ही स्टोर्ड होता है। द मेन फंक्शन ऑफ कर्सर इज रिट्रीवल ऑफ द रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट वन एट ए टाइम, यानी एक टाइम पे एक रो को ये दिखाता है, रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ ट्रिगर इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ ए डाटाबेस, और ये डाटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करता है। कर्सर इज एक्टिवेटेड एंड थस क्रिएटेड इन रिस्पांस टू एनी एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये जैसे एक्टिवेट होता है तो ये क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ए ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पांस टू द डीडीएल स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट और एनी डाटाबेस ऑपरेशन, और डीडीएल स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट और कोई और डाटाबेस ऑपरेशंस के रिस्पांस में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ई कॉमर्स। देखो कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऐसा बिजनेस या व्यापार जिसको करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स बोला जाता है। और इसमें बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, सेलिंग और बाइंग, सर्विस लो या सर्विस दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक network, primarily the internet, and these business transaction occur either as a business to business, business to customer, customer to customer और customer to business। ये टाइप्स है ट्रांजेक्शन के, मतलब किस तरह से ऑनलाइन ई कॉमर्स के टाइप है। और ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं या
बाय करते हैं, और इवन ट्रांसमिटिंग फंड वगैरह भी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स में ही आता है। जिसको कुछ नहीं आएगा वो सिंपली ये डायग्राम बना देना, बीच में ई कॉमर्स लिखना है, फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैलिब्रेटिंग वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग आ जाएगी जैसे मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज आ जाएगा यहाँ पे EFT, EDI और ये सब, ठीक है। और जिसको लिखना है वो लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। ये इंटरनेट पर व्यापार है, और ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। वर्तमान में ई कॉमर्स के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, यानी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिस्टम है ये ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी सर्विस और वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वहां पे यूज होना चाहिए, यानी इंटरनेट चलना चाहिए, ठीक है। वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है। नेक्स्ट इसके टाइप हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को हेल्प करता है, ये सर्विसेज बेचता है। बिजनेस टू कॉमर्स, यानी कोई बिजनेस अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगा। कस्टमर टू बिजनेस, यानी कस्टमर बिजनेस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कस्टमर टू कस्टमर, यानी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, चीजें बेचता है या किसी भी तरह की सर्विस। सबसे पहले आता है बिजनेस टू बिजनेस। इस बिजनेस में एक बिजनेस इंटरनेट पर प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे कंज्यूमर को बेचता है। B2C, सॉरी, बिजनेस टू कंज्यूमर है। उदाहरण के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अन्य साइट से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। फिर आगे बिजनेस टू बिजनेस, यह कंपनियां इंटरनेट पर अन्य कंपनियों को प्रोडक्ट या सर्विस को बेचती हैं, और ये इस प्रकार के ई कॉमर्स में दोनों पार्टिसिपेंट बिजनेसेस होते हैं। नतीजतन B2B ई कॉमर्स का वॉल्यूम और वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। हिंदी में लिखोगे, इन दिस बिजनेस अ बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, यू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट और एनी अदर साइट। बिजनेस टू बिजनेस, here companies sell product or service to the other companies on the internet. In this type of e-commerce, both participants are businesses. As a result, the volume and the value of B2B e-commerce can be very large. नेक्स्ट है कस्टमर टू कस्टमर। जब कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य कंज्यूमर को इंटरनेट पर बेचता है, तब इस ट्रांजैक्शन को C2C कहा जाता है। इसमें एक कंज्यूमर अपनी पुरानी कार, बाइक जैसे अपनी प्रॉपर्टी को अन्य कंज्यूमर को सीधे इंटरनेट के माध्यम से बेचता है। आमतौर पर ये लेन देन थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाता है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके लिए OLX जैसी कई कंपनियां सर्विस के लिए कंज्यूमर को चार्ज करती हैं और फ्री में सर्विस देती है। हिंदी में लिखोगे, व्हेन ए कस्टमर सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द अनदर कस्टमर ओवर द इंटरनेट, देन दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इन दिस, a consumer sells his property like old car, bike to another consumer directly through the internet. Generally, these transactions are done through the third parties who provide online platform. For this, many companies like OLX charge the consumer for the service or provide the service for free. Next, consumer to business. C2B में माल का आदान प्रदान करने की परंपरागत समझ का एक पूर्ण उल्टा है। इसका एक उदाहरण, एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है, और कई कंपनी इसके लिए अच्छी कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफर करती है। दिस इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सचेंज गुड्स इन C2B। An example of this is an online requirement to create a consumer website, and many companies offer to create a website for this at a good price। यानी क्या होता है कि कोई बंदा है जिसको अपने दुकान के लिए, बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनानी है, वो कहीं अपनी रिक्वायरमेंट देता है, तो अलग अलग कंपनी जो कि उससे पैसा लेगी वेबसाइट बनाने के लिए या एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि उसका भी फायदा हो रहा है, कंज्यूमर का फायदा हो रहा है और बिजनेसमैन का भी फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल नेटवर्किंग साइट, एक्सप्लेन वेयर इज। ये तो भाई आपको, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, ये तो आपको आता होगा बिल्कुल इजीली। सो देखो, इसके आंसर में लिखोगे, सोशल नेटवर्क्स आर वेबसाइट एंड ऐप
that allow users and organization to connect, communicate, share information and form relationship. यानी ये वो वेबसाइट और एप्स होती है जो कि यूजर को क्या करती हैं, अपना अकाउंट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि सारे कंपनीज हैं, लोग हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। People can connect with others in the same area, family, friend and those with the same interest। और इसमें लोग जो है जैसे अपने एरियाज में, फैमिलीज में, फ्रेंड के साथ और जिनके सेम इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द इंटरनेट टुडे। यानी इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले नेटवर्क्स है सोशल नेटवर्किंग। हिंदी में लिखोगे सोशल नेटवर्क ऐसी वेबसाइट और एप्स है जो यूजर और ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ने और कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन शेयर करने और रिलेशनशिप बनाने की अनुमति देते हैं। लोग एक ही क्षेत्र के अन्य लोगों, परिवारों, दोस्तों और सेम इंटरेस्ट वाले लोगों से जुड़ सकते हैं। सोशल नेटवर्क आज इंटरनेट के सबसे महत्वपूर्ण यूजेस में से एक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले आगे फेसबुक, a venue for people to connect and share information with friend, family और other individual। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपने मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग फोटोज, वीडियोज एंड मैसेज विद अदर इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ये यार सिंपल लैंग्वेज है, ये आप खुद भी दे सकते हो और खुद भी लिख सकते हो। जैसे यूट्यूब हो गया, a platform for sharing video about a wide range of topic with the video varying in quality length from start clip to full motion pictures, short clips to। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, इसमें ये थोड़ा सा देख लो आप ना, क्योंकि ये फेसबुक के बारे में आप लिख सकते हो, इंस्टाग्राम के बारे में आप खुद लिख सकते हो, यूट्यूब के बारे में लिख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हो, इंस्टा पे आप रील्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, मैसेजेस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये स्नैपचैट है, टिकटॉक और व्हाट्सएप, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप फॉर इजी शेयरिंग फोटोज, वीडियोज दैट डिसअपीयर आफ्टर दे हैव बीन व्यूड, a video sharing platform for posting short video about a variety। ये सब आपको आता है, ठीक है। ये 6 एग्जांपल्स हो गए। ये लो देख लो थोड़ा सा आप क्या क्या कर सकते हैं आप स्नैपचैट के साथ, टिकटॉक, व्हाट्सएप। ये थोड़ा सा देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ और मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, ठीक है। देख लिया। नेक्स्ट आ जाओ नेट बैंकिंग, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो, नेट बैंकिंग सिंपली बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं कि बैंक से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, जैसे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना, बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना, ट्रांजैक्शन देखना, लोन लेना, एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना, यानी बैंक से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सब काम जो हम घर बैठे अपने इंटरनेट के द्वारा फोन और कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। So, net banking is an easy, fast and secure way to access all your banking services online। समझ में आया? ये फास्ट है, इजी है और सिक्योर है सारी बैंकिंग सर्विसेज को ऑनलाइन करने के लिए। Many banks have adopted digitalization and now offer online banking, which allow you to complete all your banking transactions from the comfort of your own home। यानी बहुत से बैंक जो है डिजिटलाइजेशन अडेप्ट कर रहे हैं, यानी डिजिटलीकरण कर रहे हैं अपने बैंक्स का, जिसके द्वारा क्या होता है कि यूजर घर बैठे ही बैंक से रिलेटेड सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। विद ऑनलाइन बैंकिंग देयर इज नो नीड टू विजिट बैंक इन पर्सन, सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट्स। और ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ना तो आपको बैंक जाने की जरूरत है, जिससे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही टाइम ना तो एफर्ट्स, ओके। और नेट बैंकिंग ऑफर a wide range of the features and benefit including the ability to manage your account, pay bill, transfer money and more, all from your computer or mobile device। और बैंक जो काफी ज्यादा फीचर्स और बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, कोई बिल पे करना है, मनी ट्रांसफर करनी है और भी बहुत कुछ आप कंप्यूटर और फोन का यूज करके कर सकते हैं। हिंदी में लिखोगे नेट बैंकिंग आपकी सभी बैंकिंग सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंचने का एक आसान, तेज और सुरक्षित तरीका है। कई बैंकों ने डिजिटलीकरण को अपनाया है और अब ऑनलाइन बैंकिंग की पेशकश करते हैं, जो आपको अपने सभी बैंकिंग लेनदेन को घर बैठे पूरा करने की सुविधा देता है। ऑनलाइन बैंकिंग के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे आपका समय और प्रयास बचता है। आपकी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से आपके खातों को मैनेज करने, बिलों का भुगतान करने, पैसा ट्रांसफर करने और बहुत कुछ करने की क्षमता सहित
कई प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है। Advantages of internet banking: online account is simple to open and easy to operate. It is quite convenient as you can easily pay your bill, can transfer fund between accounts. It is available all the time. It is fast and efficient. Through internet banking, you can eye on your transaction and account balance all the time. ये सारी सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपको बिना देखे आप देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग अलाउ फॉर easier अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डायरेक्ट अकाउंट्स। सिंपल है, देख लेना खुद ही। ऑनलाइन अकाउंट खोलना आसान और यूज करने में आसान है, ठीक है। ये काफी सुविधाजनक है क्योंकि आप आसानी से अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अकाउंट के बीच फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये हर समय उपलब्ध है। ये तेज और कुशल है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप हर समय अपने लेन देन अकाउंट की बैलेंस राशि पर नजर रख सकते हैं। एक बटन के टच पर रियल टाइम पर अकाउंट बैलेंस और इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग डायरेक्ट अकाउंट को आसानी से अपडेट और मेंटेन करने की अनुमति देता है। डिसएडवांटेजेस: किसी बिगिनर के लिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग को समझना कठिन हो सकता है, यानी शुरू शुरू में दिक्कत होगा। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो तो आप ऑनलाइन बैंकिंग तक नहीं पहुंच सकते, यानी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेन देन की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। आपके खाते की जानकारी इंटरनेट पर अनऑथराइज्ड लोगों द्वारा हैक की जा सकती है। पासवर्ड सुरक्षा जरूरी है। यदि बैंक का सर्वर डाउन है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। Understanding the uses of internet banking might be difficult for a beginner. You cannot have access to online banking if you don't have an internet connection. Security of transaction is a big issue. Your account information might get hacked by unauthorized people over the internet. Password security is a must. You can't use it if the bank server is down. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट यू मीन बाय डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल एक्सप्लेन। सबसे पहले हम एक चार्ट देखेंगे, एसक्यूएल कमांड्स, फिर उसके आगे चार पार्ट्स, ओके। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड देन टीसीएल। जिसको कुछ नहीं आएगा ना इसका आंसर, कम से कम ये डायग्राम बना लेना, समझ रहे हैं। तो डीसीएल में आएगा हमारे पास क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। डीएमएल में आएगा हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीसीएल में आएगा ग्रांट, रिवोक, और टीसीएल में आएगा कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ठीक है। जिसको इसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा, कम से कम ये डायग्राम आपने बना लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम डीडीएल पे। डीडीएल changes the structure of a table like creating a table, deleting a table, altering a table. Not even table, आप डाटाबेस को भी इस तरह से चेंज कर सकते हो, उसका नेम मॉडिफाई, अल्टर डाटाबेस। समझ में आ रहा है। तो टेबल में टेबल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो आप डीडीएल लैंग्वेज का यूज करेंगे। All the command of DDL are auto committed, that means it permanently save all the changes in database. यानी जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट होती है उसके डाटा को वो परमानेंटली, या जो भी चेंज आप करते हो उसको परमानेंटली स्टोर करता है। और कुछ कमांड्स जो डीडीएल में आती है वो आती है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। फिर आती है डीएमएल। डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द डाटाबेस। ये डाटाबेस को मॉडिफाई करने का काम करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंज इन द डाटाबेस। और डीबीएम मतलब डाटाबेस में किसी भी टाइप का चेंज करना है तो इसके लिए हम इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। द कमांड ऑफ डीएमएल इज नॉट ऑटो कमिटेड, दैट मींस इट कांट बी परमानेंटली सेव ऑल द चेंज इन द डाटाबेस। इनको रोल बैक किया जा सकता है, परमानेंटली सेव नहीं होती, ठीक है। और इसमें आते हैं हमारे पास इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। नेक्स्ट है डीसीएल। डीसीएल कमांड आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डाटाबेस यूजर। और किसी भी डाटाबेस यूजर को कोई राइट देने हैं या वापस लेने हैं, वो काम ये डीसीएल करता है। और इसमें आते हैं ग्रांट और रिवोक, दो कमांड्स आती है। फिर आता है टीसीएल। टीसीएल कमांड्स कैन ओनली यूज विद डीएमएल, लाइक इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के साथ ही यूज होती है। ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। These operations are automatically committed in a database. That's why they can't be used while creating table और dropping them। यानी टेबल को क्रिएट और ड्रॉप करते टाइम हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज हमेशा इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के साथ ही किया जाता है। और इसमें आते हैं हमारे पास कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ओके। सो देखो ये है आपका प्लस टू का कंप्लीट, मैंने सॉल्व कर दिया है मॉडल पेपर।
जो कि बोर्ड की साइड पे है, कंप्लीट आंसर उनकी मैंने आपको दे दिए। अब आपकी अपनी ये है कि आपने इसको पढ़ना है, समझना है या क्या करना है। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में दर्द हो गई है। तो ऐसा करना, इसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियोस मैंने लगाए होंगे वो भी देख लेना, और वहीं से आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।